जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का डोज वाला वीडियो है विद स्टैटिक जीके। ठीक है, इसके वीडियोस बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। बहुत सारे वीडियोस यानी 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप उनको एक क्रम से देख लीजिए। 1 जनवरी 2023 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स जो करंट वाले न्यूज़ हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो उनको आप देख लीजिए पूरा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए इसको लोगों में। ठीक है, इसकी लिंक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको फटाफट। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आज 10 जनवरी है, तो आज की महत्वपूर्ण खबरें जो भी रही हैं, जो भी हैं, उनको परीक्षा के दृष्टिकोण से छटनी करके मैं आपके पास लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, करंट अफेयर्स का डोज विद स्टैटिक जीके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का जीके और जी स्टैटिक जीके। ठीक है, कल कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनको पहले मैं बता देता हूँ उत्तर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, सही कमेंट किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, नौसेना दिवस, पहला प्रश्न पूछा था नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 4 दिसंबर को। इसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो यूपी में हैं, 80 सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण है, कई बार स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछे गए हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए। विभिन्न परीक्षाओं में कोई पीएससी या कोई वनडे एग्जाम्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम पूछा गया है ये। तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है जिसमें 48 है, वेस्ट बंगाल का 42 कल मैंने बताया था, उसके बाद बिहार है 40। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये और तीसरा प्रश्न मैंने एक पूछा था कि आयुसीएन। ठीक है, आयुसीएन ये है क्या, बेसिकली ये द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है जो कि बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल जो अ, आपके रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से संरक्षित किया जाए और किस तरीके से उनका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना कि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, ठीक है, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उन वो भी उसके लिए उनके लिए भी वो बचा रहे या उन वो भी उसका प्रयोग कर सकें। उसी को सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास का मतलब समझिए, सीधे सीधे प्रश्न आया था 2018 में आया था शायद पीसीएस में, यूपी पीसीएस में या 19 में, एकदम सीधे एकदम यही परिभाषा ही आ गई थी यही। ठीक, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए, इसका हेडक्वार्टर आप इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। जो महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनली जो संस्थाएं हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह ये सब मैंने ताबड़तोड़ सीरीज एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाएंगे 29 वीडियो या 30 वीडियो है उसमें। वो अगर सारे वीडियोस आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कम से कम 20 से 25 प्रश्न यानी 15 से 25 प्रश्न मान के चलिए, या 20 से 25 प्रश्न, जितना भी आप मैक्सिमम अगर आप उसको देख लेंगे, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे वो पूरी ताबड़तोड़ सीरीज, तो आपका जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट, ऐसे करके वीडियोज़ हैं। बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। 1.5 या 1.25 के स्पीड से आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज, उसकी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, आई पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। चलिए, ठीक है, तो ये बता दिया। आज का शुरू करते हैं, आज का जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? देखिए, माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा द्वीप में। ये रिंग ऑफ पैसिफिक उस पे है। रिंग ऑफ पैसिफिक क्या है? ये एकदम प्रवण क्षेत्र हैं, ज्वालामुखी और ये भूकंप के प्रवण क्षेत्र हैं ये पूरा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो जापान वगैरह ये सब पूरा एरिया है ना, ये पूरा साउथ एशिया वाला पूरा एरिया जो है, ये इधर का, इस साइड का, ये सब आपका रिंग ऑफ पैसिफिक ये बोलते हैं इसको, फायर, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया है, ये भी टर्मिनोलॉजी पूछी गई है। तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में और भी इस तरीके के जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो हैं जो समय समय पर विस्फोट होता रहता है जिनमें, तो वो भी सक्रिय रहते हैं।
ये सब मैंने ताबड़तोड़ सीरीज में कराया हुआ है, महत्वपूर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कराया था मौना लोआ कहाँ पे है, जो 40 वर्षों बाद बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी जिसमें अभी विस्फोट हुआ है 40 वर्षों बाद, तो वो मौना लोआ हवाई द्वीप, वो मैंने बताया भी था मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कराता हूँ। इंडोनेशिया के बारे में आप जान लीजिए। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता, वैसे तो ये अभी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो ये जकार्ता है ये डूब रही है बेसिकली, ठीक है, आने वाले दिनों में ये जलमग्न हो जाएगी। तो अभी जो नई राजधानी उनकी बन रही है या बन चुकी है, अभी शायद बन रही है, शिफ्ट नहीं किया है, ये जो भी है नुसंतारा, ये याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है ये प्रश्न, नुसंतारा जगह है, ठीक, ये याद रखिएगा, नुसंतारा। यहाँ पे अन्य जो ज्वालामुखी माउंटेन है उनको भी याद रखिएगा, जैसे माउंट सिनाबुंग है, सिनाबुंग या सिनाबंग जो भी है, एक क्राकताओ है, ये फेमस है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब फेमस फेमस हैं जिनको कि अक्सर करके ये न्यूज़ में देखे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं, इनका नाम याद रखिएगा, जोको विडोडो। मुद्रा यहाँ की इंडोनेशियन रुपया है, रुपया, ठीक है, रुपया ऐसे करके, है ना, ये याद रखिएगा, पूछे जाती है मुद्रा, और ये राजधानी वगैरह बहुत पूछी जाती हैं यूपीपीएससी पीसीएस में या वनडे एग्जाम्स में, कहीं भी हो ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को बताता हूँ। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये अवार्ड अगर किसी, देखिए इंटरनेशनली कोई अवार्ड हो, ठीक है, अगर वो किसी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को मिलता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए चीज़ों को, जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं उनको लेके आता हूँ मैं इस वीडियो में। तो ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको दिया गया है? तो ये जो अपने सीजीआई हैं अभी प्रेजेंट में, डी वाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें ये हैं सीजीआई हैं, इनको जो है ये प्रदान किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 50वें सीजीआई हैं, ठीक है। इसके पहले यूयू ललित साहब थे 49वें, ठीक है। उसके पहले आप ऐसे करते करते क्रम वाइज याद रखिएगा, कुछ कुछ अभी जो करंट में है उनको तो जरूर याद रखिएगा। देखिए डायरी नंबर 1 पुस्तक एक लिखी है, तो ये रंजन गोगोई की डायरी नंबर 1 पुस्तक है ये याद रखिएगा, ये भी पूर्व सीजीआई है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण है, डायरी नंबर 1 याद रखिएगा। एक क्रांतिकारी पुस्तक है, ये किसकी है? संजीव सान्याल की है, ये भी याद रखिएगा, इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है, क्रांतिकारी, तो ये दोनों याद रखिएगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये अभी आज क्या है ना कि कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये अभी ये दिसंबर का लास्ट वीक का कुछ करंट अफेयर्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, महत्वपूर्ण जैसे इंडेक्सेस कुछ हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में आया था, मतलब 22 का, तो उसमें भारत को 77वीं रैंक मिली है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, अमेरिकन संस्था है ये, इसके द्वारा जारी की जाती है, उसमें भारत को 77वीं रैंक दी गई है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये जारी किया गया है किसके द्वारा? इनसीड के द्वारा, ठीक है, इनसीड के द्वारा जारी की गई है। ये भारत की इसमें रैंकिंग जो है वो 101वीं बताई है। इसमें जो टॉप देश हैं, टॉप कंट्रीज़ हैं जो, वो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क, ये टॉप 3 हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। अभी फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है सबसे अमीर व्यक्तियों की, हाल ही फिलहाल में आई है, तो उसमें याद रखिएगा अभी एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है किसने? बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने, ठीक है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, इनका नाम याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी गौतम अडानी नंबर 1 पर चल रहे हैं और मुकेश अंबानी नंबर 2 पे हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। बहुत बार पूछा गया है ये, इसलिए इस चीज़ को बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कौन सा है, कहाँ से चल रहा है, क्या है, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। देखिए ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा आज ही के दिन, ठीक है, 10 तारीख को, ठीक। सबसे लॉन्गेस्ट है इसलिए वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, देखिएगा प्रश्न में, ये 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्च को ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, और इसका रूट जो है वो भी याद रखिएगा, क्या पता कैसे पूछ ले कि किस किस रूट से जाएगा। तो ये वाराणसी से शुरू होगा, यहाँ से बोर्ड होगा, चलेगा पटना, फिर कोलकाता, फिर ढाका, फिर धुबरी, और फिर गुवाहाटी और माजुली द्वीप, इसके बाद वो फिर आपका डिब्रूगढ़। तो ये याद रखिएगा, ये रूट भी याद रखिएगा ध्यान में, क्योंकि यूपीपीसीएस ऐसे घुमा के, या फिर जो यूपीएससी है वो प्रश्नों को वाक्य उसमें सेंटेंस में दे देगा और कंफ्यूज कर देगा आपको।
तो ये निम्नलिखित में से ऐसे पूछ लेगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह से होकर नहीं गुजरेगा। अब उसमें कुछ और दे देगा, मान लो उसमें दे दिया प्रयागराज, तो आपको प्रयागराज से कैसे समझ में आएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको रूट याद होना चाहिए, या बीच में कोई और एक जगह का नाम दे दिया, तो ये याद रखिएगा, पटना, कोलकाता, ढाका, धुबरी, गुवाहाटी, माजुली द्वीप, ऐसे करते हुए वो पहुंचेगा वहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। और यूपी वाराणसी से चल रहा है, तो यूपी करंट के लिए भी ये स्पेशल हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस जगह पर जो है वो एक मतलब राज्य की आपदा घोषित किया है उस जगह पर, कि यहाँ पे आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, तो जोशी मठ, आपने न्यूज़ में भी बहुत पढ़ा होगा, जोशी मठ जो बद्रीनाथ का जाने का एक बेस कैंप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जोशी मठ, वहाँ पे आप चमोली ज़िले में पड़ता है। वहाँ पे क्या है कि जो भी रीज़न है, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन कॉज हो, उसकी वजह से घरों में और सड़कों पे, मतलब हर जगह जगह जहाँ पे एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि धरती फिसल रही है, भूस्खलन हो रहा है, तो वहाँ क्या है, घरों में और ये जो भी इमारतें वगैरह बनी हुई हैं, वो सब में दरार पड़ रही है, दरार पड़ जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत मतलब भीषण भूस्खलन हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे लोगों को बोला गया है कि अपने अपने घरों को छोड़ करके आप यहाँ से सेफ जगह पे निकल जाइए, आगे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब बढ़ जाइए। ठीक है, तो वहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने अभी बोला भी है कि लोगों को 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जब तक मतलब अगले 6 महीने तक के लिए, जितने भी वहाँ पे लोग हैं जो परिवार के, ठीक है, उनको दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से है। अब देखिए, ये अभी जब मैंने शुरुआत में ही बताया था सतत विकास, ये सतत विकास के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना पालन करने के लिए। जो एसडीजी गोल हैं, अगर एसडीजी गोल्स का पालन नहीं किया जाएगा तो इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और उत्तराखंड में तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि लगातार वहाँ पे आए दिन वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी वहाँ भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बादल फट जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ मतलब भयंकर तरीके से छेड़छाड़ कर रहा है। तो विकास बनाम पर्यावरण, ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट आई है, खैर आपने देख लिया होगा, न्यूज़ वगैरह में बहुत सारा है, ये पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, अधिक बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, तो क्या हो सकता है, उसका नतीजा क्या हो सकता है। ठीक है, पहले भी देखा है आपने, 2013 में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो वो त्रासदी फिर से ना दोहराई जाए, इसके लिए क्या है कि आदमी को सतत विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, सरकारों को सतत विकास पर। तो सरकार के साथ साथ जो एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। हाल ही में एक सर्वे में बताया गया है कि दक्षिण भारत के जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, जो वो महिलाओं के लिए बहुत सूटेबल हैं काम करने के लिए। ठीक है, बेसिकली क्या है कि साउथ में जो वुमेन का इंक्लूसिव ग्रोथ है वहाँ पे अधिक है, यानी कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कम है, महिलाओं को वहाँ पे मौका भी ज़्यादा अधिक दिया जाता है। तो उस लिहाज से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चेन्नई एक सबसे मतलब ऐसा शहर है जो कि जहाँ पर बेस्ट शहर माना गया है, वुमेन मोस्ट वुमेन इंक्लूसिव सिटीज़ में वो बेस्ट माना गया है। उसके बाद पुणे को माना गया है, फिर बेंगलुरु को माना गया है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके की रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं। इसको आप कहीं भी मेंस वगैरह जो आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ भी इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। इसके पहले वाली जो न्यूज़ थी, एसटीजीज जो उत्तराखंड जोशीमठ वाला, वो भी आप याद रखिएगा। वहीं पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, ये उत्तराखंड इसमें कि इधर ही इसी के आसपास जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे वो आपका बद्रीनाथ, तो मैंने बता दिया कि एक प्लेस है जो बद्रीनाथ जाने के लिए ये बेस कैंप है। ठीक है, यहीं पे धौली गंगा भी अलकनंदा के साथ जो है वो धौली गंगा मिलती हैं, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग भी यहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ धौली गंगा आके मिलती हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट में प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं ना, उनको ज़रूर आप पढ़ा करिए। उनको पढ़ेंगे ना तो उसी से प्रश्न बनाता है, ये यूपीएससी यूपीपीएससी उन्हीं से प्रश्न बनाता है। अब डायरेक्ट आपको ना पूछे, लेकिन ये पूछ ले कि विष्णु प्रयाग में किन नदियों का वो मिलन होता है, या कौन सी नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो वो क्या हो गया, आपको लगेगा ये स्टैटिक है, लेकिन स्टैटिक के साथ साथ वो करंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि अभी ये करंट में न्यूज़ है। तो ये इस तरीके से चीज़ों को
समझना है आपको। लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 10 प्रश्न आज के ये हो गए। कल एक महत्वपूर्ण जो प्रवासी भारतीय दिवस वाला मैंने बताया था, जो सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में उसकी एक थीम याद रखिएगा। उसकी थीम मैं बताना भूल गया था बेसिकली। तो प्रवासी, उसकी थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। इसकी जो थीम है याद रखिएगा, क्या पता थीम पूछ ले, तो इसलिए उसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक। चलिए, तो ये आज का प्रश्न, ये जीके रहा, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है। इसके वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे कि भारत में जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पर है, जगह का नाम बताइएगा, किस जगह पाया जाता है, पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये 2 प्रश्न हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ मैं कि जो भारत का जो एरिया है, ठीक है, एरिया वो विश्व के एरिया से कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो परसेंटेज बताइएगा आप। 3 प्रश्न हो गए ना, पूछ लिया मैंने आपसे। एक तो भारत में जो करंट जो एक्टिव वोल्केनो है, ज्वालामुखी, वो कहाँ पर है। दूसरा, ये भारत का जो एरिया है वो विश्व के क्षेत्रफल से कितना है, परसेंटेज में बताइएगा। और जनसंख्या कितनी परसेंट है, ठीक है, दोनों। चलिए, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचाइए वीडियो, ठीक है, ताकि लाभ मिल सके लोग बच्चों को, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। एक चीज़ मैंने शायद मिस कर गया मैं बताना, ये भारतीय प्रवासी, ये 10 जनवरी को आज विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस आज, आज का दिन जो आज के रूप मनाया जाता है, ये 1974 से मनाया जा रहा है। पहली बार नागपुर में मनाया गया था, तब से लेकर आज तक ये सब मनाया जा रहा है, ठीक है। विश्व हिंदी की, बेसिकली हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है हिंदुस्तान की गौरवशाली भाषा है, गर्व महसूस होना चाहिए अगर आप हिंदी बोलते हैं। लेकिन जो मैकाले पद्धति है उसमें हिंदी को मतलब पीछे छोड़ दिया गया, ठीक। और हिंदी को, हिंदी बोलने वालों को, हिंदी भाषी लोगों को लोग मतलब दोयम दर्जे का समझने लगे। ये बहुत गलत बात है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और अगर आप हिंदी बोलते हैं तो ये गर्व की बात है, ठीक है। तो गर्व महसूस कीजिए, आप हिंदी बोलने में हिचकिचाइए मत। 2-4 शब्द अगर आप अंग्रेजी में बोल दिए आपने, तो सामने वाले को आप बड़ा मतलब बोलते हैं कि बड़ा ये अच्छा है, अच्छा नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी बोलने वाले अच्छे नहीं होते हैं। हमारी जो मातृभाषा है, हमें उस पे गर्व करना चाहिए। तो आपकी कोई भी मातृभाषा हो सकती है। हिंदी क्षेत्र में, हिंदी में बहुत सारी भाषाएँ आ जाती हैं। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में बहुत सारी भाषाएँ आ जाती हैं, ठीक है। उसमें पंजाबी, बांग्ला, ये सब सब आ जाता है। मतलब जो नॉर्थ इंडिया की जितनी भी भाषाएँ लगभग सभी आ जाती हैं उसमें, साउथ वाली भाषाओं को छोड़ करके, ठीक है। तो उनका भी अलग एक इतिहास है, उनका अलग एक अपना वर्चस्व है, ठीक है, उसका अलग महत्ता है। तो सभी है, अपनी, कहने का मतलब ये है कि अपनी मातृभाषा पर आपको गर्व होना चाहिए। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, तो मुझे इस पर प्राउड फील होता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक। तो चलिए, ये थोड़ा-सा लेक्चर दे दिया मैंने आपको, लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस पर ज़रूरी था, ठीक है। चलिए, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इसको। जय हिंद।